है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप चाहते हो लेकिन आपने लिखा नहीं है ना, तो जो आप चाहते हो वो तो नहीं समझ पाएगा, वो जो लिखा होगा आपने वही समझ पाएगा उस चीज के लिए। सो द माइक्रो प्रोग्रामेबल डिवाइस इज लाइक दिस, कि एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने राइट किया है। सो बाय चेंजिंग द प्रोग्राम द माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेट्स द डाटा इन डिफरेंट वेज। तो बेसिकली एक मैनिपुलेशन ही है डाटा का, कि आप जो भी आपने इनपुट, जो भी आपने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी है, वो उस जो भी इनपुट उसके अंदर आ रही होगी उसमें उस डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्वैपिंग, या फिर इंक्रीमेंट करना होगा उसके अंदर, कुछ भी आप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे होंगे आप, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, और एंड, एक्सॉर। तो ये बेसिकली क्या है, डाटा का मैनिपुलेशन ही है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की है। सो इंस्ट्रक्शंस, अगेन एक वर्ड यूज किया हमने, इंस्ट्रक्शन। सो ईच माइक्रोप्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दोगे और वो समझ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रोप्रोसेसर में गिवन है, अराउंड 72 इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, 8085 के अंदर। और वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है। अगर आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेकर आपको लिखना है। अगर आप उसके अलावा कुछ और लिखते हो तो माइक्रोप्रोसेसर उसको समझ ही नहीं पाएगा, एंड देन वो एरर शो कर देगा। So each microprocessor is designed to execute a specific group of operations. This group of operation is called an instruction set, and this instruction set defines what the microprocessor can and cannot do. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 8085 की एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट्स है, वो इंस्ट्रक्शन सेट्स 8086 में आप यूज नहीं कर सकते। उसकी एक हो सकती है कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हो जो 8085 और 8086 की, या फिर इंटेल की या फिर मोटरोला की कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हो। हम इंटेल 8085 की बात कर रहे हैं एट प्रेजेंटली हम, है ना, वो इंटेल का ही है बेसिकली 8085। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप माइक्रो कंट्रोलर में जाते हो तो वहां पे कुछ और इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगी, है ना, वो डिफाइन करना होगा। तो जो इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पर है वो इंस्ट्रक्शन वहां पे यूज नहीं होगी, वहां पे उसको यूज करने का कोई और तरीका होगा, उसका मे बी एब्रीविएशंस जो आप बेसिकली जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो डिफरेंट होंगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया होगा, इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर क्यूरियोसिटी, कि ये प्रॉब्लम तो है कि यार 8085 हम पढ़ेंगे, एक अलग इंस्ट्रक्शन, 72 इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हमने, उसमें 100, 102 जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, 8086 में हमने एक अलग इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, तो हम यार कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद करेंगे, है ना, थकी जाना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद करते करते। तो क्या लगता है आपको कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया होगा? एनी आइडिया कोई भी? सर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया हो सर लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर रिपीट करोगे फहद? सर स्टैंडर्डाइज कर दिया हो सर पर्टिकुलर ओके, एब्रिविएशंस को। एब्रिविएशंस को स्टैंडर्डाइज नहीं नहीं किया होगा, कुछ और स्टैंडर्डाइज क्या सर किया लेकिन प्रॉब्लम क्या था सर? एब्रिविएशंस, सॉरी रफान, सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, प्रॉब्लम ये आई कि 8085 में हम एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जो हम 8086 में या फिर 80851 माइक्रो कंट्रोलर में या किसी में भी जगह पे ना हम यूज नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, है ना। हमें 8085 के लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, 8086 के लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप कितनी इंस्ट्रक्शन याद करोगे, थकी जाना है इंस्ट्रक्शन याद करते करते ना। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? एनी आइडिया फहद? कुछ कुछ Sir, maybe we can design sir some instructions which are common to both of them. ओके, विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ यू ना, काफी हद तक सही हो। तो बेसिकली इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने यूज किया सी लैंग्वेज का। सब लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, सुनी तो होगी एटलीस्ट, सी लैंग्वेज होती क्या है, सुनी है? पढ़ी है सर, पढ़ी। हाँ पढ़ी है, यस ठीक है सर। ना। कौन सी बुक पढ़ी है? सुनी है सर, सुनी। सुमिता अरोड़ा। सुनीता अरोड़ा, कृष्णकांत नहीं पढ़ी? सुमिता अरोड़ा ही थी 11 12 में तो हमारे। अच्छा ना, कृष्णकांत बेटर बुक है सुनीता अरोड़ा से। हाँ, चलिए, और भी बहुत सारा बुक, बाला गुरुस्वामी, कृष्णकांत, आपने जैसे हाँ बोला बाला वो गुरुस्वामी इज ज्यादा ऑल्सो, बेटर। और ऊप्स की ज्यादा अच्छी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बाला गुरुस्वामी। ओके, तो सी लैंग्वेज उन्होंने कहा कि भैया सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कीजिए और कुछ, है ना, सिमुलेट कर देता है। ठीक है, जैसे एक सॉफ्टवेयर आता है 8051 के लिए हम बात करते हैं, कील करके सॉफ्टवेयर आता है, वो यही करता है कि सी लैंग्वेज को ना असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम को। बट अगेन उसका एक ड्रॉबैक भी है उस लैंग्वेज का ना, कि है ना, कोई भी चीज ना सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। अब सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग तो कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप उस प्रोग्रामिंग को डिकोड करते हो तो
जो प्रोग्राम का जो साइज होता है, जब आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो सी लैंग्वेज का साइज जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, अब नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, बड़ी होंगी, प्रोग्राम बड़ा होगा, बट जो साइज वो ले रहा होगा वो कम ले रहा होगा। बट अगर आप सी लैंग्वेज में करते हो तो इसका रिवर्स होगा कि साइज ज्यादा ले रहा होगा लेकिन प्रोग्राम कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा जो आप लिखोगे। तो ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग सी लैंग्वेज हेयर। हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अराउंड ही काम करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ही है ना। सो ईच ये एक जनरल था। लेट्स कम अगेन टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इन नंबर्स, है ना। कुछ ना कुछ हम मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी नंबर में कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनपुट में कर रहे होंगे, है ना। जैसे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन में क्या होता है, कुछ ए कोई है नंबर a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो वो a और b कहीं ना कहीं से आ रही होगा ना, कोई कहीं ना कहीं इनपुट से ही आ रहा होगा, कुछ फिजिकल वर्ड से आ रहा होगा वो चीज जिस पे हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके कुछ डाटा को मैनिपुलेट करके कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो the data that the microprocessor manipulates must come from somewhere. It comes from what is called the input devices, है ना, outside world input devices. Let us suppose for example keyboards, mouse, switches, है ना, push buttons होते हैं, तो या फिर कोई सेंसर्स भी आ गए, कुछ आपने सेंसर से डाटा ले रहे हो ना, या फिर ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, पढ़े होंगे आप लोगों ने ना, इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, सुना है कभी? यस सर। क्या होता है? सर सेंसर सेंस करता है कोई भी सिग्नल को या फिर Okay. कोई भी मतलब चेंज ऑफ, और जो ट्रांसड्यूसर है सर वो आई थिंक सर वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में मतलब सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाइट को सेंस किया हमने ये फोटो सेंसर की मदद से। एग्जाम्पल बताओगे? तो फॉर एग्जांपल जब फोटो सेंसिंग करते हैं हम तो जो सनलाइट होती है उसको मेजर करके फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने एक तरीके अच्छा, से। तो विच इज द ब्रॉडर वन, ट्रांसड्यूसर ब्रॉडर है या फिर सेंसर ब्रॉडर है? All sensors are transducers or all transducers are sensors? All sensors are सर ऑल सेंसर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पढ़ लीजिएगा बिकॉज इंटरव्यूज में ये चीजें बहुत पूछी जाती है अगर आप कोड फील्ड में जा रहे हो ना, और इसमें अच्छा खासा आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। एनीवे, लेट्स कम हियर। दैट टेक्स इन नंबर्स। ओके, सो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। डाटा लिया, कुछ ना कुछ इनपुट डिवाइसेस से लिया, ए एंड बी, कुछ भी आपने आउटसाइड वर्ड से लिया, कुछ सेंसर से लिया, ट्रांसड्यूसर से लिया, कहीं से भी आप डाटा ले रहे हो और वो कन्वर्ट दैट टेक्स इन नंबर्स, नंबर्स में लेके जा रहे हैं, है ना। आप वो नहीं समझता कि भाई वो है ना ऐड क्या करना है या मूव क्या करना है, मशीन को कुछ समझ में नहीं आता उसको, वो समझती है सिर्फ बाइनरी 0 एंड 1, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, यस एंड ट्रू, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता उस चीज को। So the microprocessor have a very narrow view on life. It only understands the binary numbers. A binary digit is called a bit, which comes from the binary digit. सबको पता ही होगा, I think. The microprocessor recognizes and processes a group of bits together. This group of bits is called a word. है ना, कोई भी आप नंबर ऑफ बिट्स है आप एक साथ ज्वाइन कर लिया, उसको हम बोलते हैं एक वर्ड। और उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी जो होती है ना, कितने नंबर ऑफ बिट्स माइक्रोप्रोसेसर वर्ड एग्जीक्यूट कर सकता है, वो उसकी मेजरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर या कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। हम बोलते हैं 8 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का प्रोसेसर है, 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का प्रोसेसर है, तो दैट डिपेंड्स, उसकी कैपेबिलिटी है ये चीज कि वो कितने तक एग्जीक्यूट कर सकता है, एक वर्ड कितने बड़ा वर्ड वो एग्जीक्यूट कर सकता है। सो वर्ड बाइट्स में भी माइट बी द डिपेंड, जैसे हम 8085 की बात करते हैं, 8088 की बात करते हैं, 6800 की हम बात करते हैं, ये सारे हमारे 8 बिट के प्रोसेसर है। दैट मीन्स कि ये 8 बिट ऑफ चंक ऑफ डाटा, 8 चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर बाइनरी सेट वो एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाईवे का, है ना, ऐसा नहीं है कि आप डाटा वो ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, हाँ, बट पैरेलली जो डाटा है ना वो 8 बिट ही ले सकता है, उससे ज्यादा लेगा तो नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन 8 बिट्स एट अ टाइम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द 8 बिट प्रोसेसर्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। They can handle large numbers, but in order to process these numbers, they broke them into 8-bit pieces and process each group of 8 bits separately, है ना। अगर प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट अस सपोज हमारे पास बहुत बड़ा डाटा ना, 32 बिट्स का डाटा आ गया, प्रोसेसर हमारा 8 बिट का है, तो हम क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस
32 बिट के डाटा को तोड़ देगा 8 बिट्स में। मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटी 8 बिट्स की थी, तो वो 8 बिट्स में तोड़ देगा। उससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूट तो करेगा वो, बट एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। Later microprocessors were designed with 16-bit processors ना, 8086 आ गया, वो 16 बिट का प्रोसेसर हो गया। तो a group of 8 bits were referred as a half word or a byte, और 16 बिट का हमारा फुल वर्ड हो जाता है। A group of 4 bits is called a nibble. Also 32-bit groups were given the name long word. तो एक बेसिकली नोटेशंस हैं, एब्रिविएशंस हैं, या फिर हम बोले डेफिनेशंस हैं, जो डिजिटल वर्ड में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बाइट क्या होता है, हाफ वर्ड क्या होता है, लॉन्ग वर्ड क्या होता है, निबल क्या होता है। अगर आप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आपको ना, अगर आप सी लैंग्वेज या कोई भी आप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप जो भी करेक्टर डिफाइन कर रहे हो, जो भी आप इनपुट ले रहे हो, आपको उसमें उस लैंग्वेज में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने क्या लेना है, लॉन्ग वर्ड लेना है, हाफ वर्ड लेना है, निबल लेना है, इंटीजर लेना है, करेक्टर लेना है, जो भी कुछ आपको लेना है। तो आपको ये चीज डिफाइंड हमेशा करनी पड़ती है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने से पहले। आई थिंक आप लोगों ने ये चीज करी भी होंगी। अगर आप वो चीज नहीं करते तो वो प्रोग्राम एरर शो कर देता है आपको। Yes. Today, हाँ बिल्कुल, today all processors manipulate at least 32 bits at a time, and there exist microprocessors that can process 64, 80, 128 bits and even higher. सुपर कंप्यूटर्स जाएंगे तो वो और हायर बिट्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन अगर आप गेमिंग कंप्यूटर्स की बात करें, वो यूजली एक कॉमन गेमिंग कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो हमारे 64 बिट्स के होते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स आजकल वैसे 64 बिट्स ज्यादातर चलते हैं, लेकिन 32 बिट्स विंडोज भी आती हैं। तो 64 गेमिंग कंप्यूटर्स क्यों होते हैं, बिकॉज उनको लार्ज चंक ऑफ डाटा एक साथ एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो 64 बिट के प्रोसेसर इसलिए गेमिंग के लिए प्रेफर किए जाते हैं। सर ये 80 और 128 बिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कॉस्ट हाई चली जाती है उसकी, है ना। जनरल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बिकॉज आपको इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती है। बट अगेन, अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड उसमें मतलब एक जिसमें आप टाइम कंज्यूमिंग उसमें जा रहे हो, है ना, तो वो स्पेसिफाइड एक प्रोसेसर डिजाइन करवाते हैं, एंड देन दे विल गो अप टू, उससे ऊपर भी है बिट का प्रोसेसर। अच्छा। So next is performs on them some arithmetic and logical operations. So every microprocessor has arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication as part of his instruction set. Instruction set की बात करी, ये defined है basically microprocessor के अंदर. So most microprocessor will have operations such as multiply and divide. Some of the newer ones will have complex operations such as the square root. अब जरूरी नहीं है, अगर 8085 में कोई instruction set, let us suppose example के तौर पे ले लेते हैं कि multiply operations 805 में हम कर सकते हैं, 8086 में maybe it is possible, maybe not, डिपेंडिंग अपॉन कि इंस्ट्रक्शन सेट में वो चीज डिफाइन करी है उन्होंने या फिर नहीं की है। जो आपका मैन्युफैक्चरर है, अगर उसने डिफाइन किया है तो कर सकते हैं, नहीं डिफाइन किया है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको अल्टरनेटिव वे फाइंड करना पड़ेगा ना। कोई भी एक मैथमेटिक्स या फिर प्रोग्राम लिखने का एक तरीका नहीं होता, जैसे हमने बात की थी ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट अगेन, ऑप्टिमल तरीका कौन सा होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप इसको कितना अच्छी तरह से लिख सकते हो, और वो आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। So in addition, microprocessors have logical operations. Apart from arithmetic operations, it also have the logical operation as well, such as AND, OR, XOR, shift left, shift right. These are all the logical operation. Increment A, increment, decrement, decrement करना, increment करना. These are all the logical operations that the microprocessor can perform. Again, the number and the types of operation define the microprocessor's instruction set and depends on the specific microprocessor. जैसे मैंने पहले बात की थी कि 8085 में जो इंस्ट्रक्शन सेट्स थे वो जरूरी नहीं है वो 8086 में वही चीज हो। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो गिवन की है इसके अंदर, वो उसकी वही कैपेबिलिटी है माइक्रोप्रोसेसर की, वही इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर पाएगा और वही डायरेक्टली परफॉर्म कर पाएगा ऑपरेशंस। इनडायरेक्टली आप परफॉर्म करा सकते हो उस इंस्ट्रक्शन सेट्स को यूज करके। और समटाइम्स क्या होता है 8086 में वो जो आप ऑपरेशन इनडायरेक्टली एक 8085 में करा रहे हो, वो 8086 में उसकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी गई है और आप उसमें डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन लीजिए और आप उसको परफॉर्म करा सकते हो। So it depends upon the capability and depend upon the instruction sets of each of the microprocessor or the microcontroller. And finally, stored in the memory, है ना, आपने डाटा परफॉर्म किया, इनपुट ले लिया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं जाएगा, या फिर आप जैसे आप इनपुट दे रहे हो ना, नंबर डाल रहे हो, वो कहीं ना किसी मेमोरी लोकेशन में जाएगा। So we have just some stored in the memory. So first, what is the memory? Memory की हम बात करते हैं। There are two types of memories. कौन कौन सी होती है memories? दो तरह की, कंप्यूटर्स में भी देखी होंगी आपने। कौन कौन सी दो मेमोरीज होती है? सर मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ओके। कोई और कैटेगरी? अमनदीप? रैम और रोम सर।
बिल्कुल, रैम और रोम। अमनदीप, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? सर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ओके, और रोम क्या होती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सर उसमें हम्म, सर रैंडम एक्सेस होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता का। है। तो सर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सर उसको, मतलब उसकी स्पीड काफी अच्छा, तेज होती है कंपेयर टू उसके रोम की। ओके, ऐसा क्यों होता है? फास्ट क्यों होती है रैम? चलिए, कोई और, एनीवन एल्स? तो कॉमन सर एक चीज है यार। प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी होती है रैम और रोम में, यही डिफरेंस है सर। अच्छा, रैम और रोम में सर एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैम और रोम का डिफरेंस पूछना चाह रहा हूँ फरहान में। सर स्टैटिक और डायनेमिक। आप ना क्लासिफिकेशन अलग अलग जा रहे हो, अभी हम सिर्फ रैम और रोम पे फोकस करते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरीज होती हैं, रैम मेमोरी एंड रोम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। मैं इसके बीच का डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ। सर द Sir, RAM रैंडम is एक्सेस volatile in मेमोरी। nature. यस रागिब। Sir, RAM is volatile in nature. वोलेटाइल इन नेचर मींस? सर इसका मतलब होता है सर, जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक वो मेमोरी को होल्ड करके रखेगा सर, अच्छा, डाटा रैम, को होल्ड ओके। करेगा। और अगर पावर चली जाएगी तो वो? तो सर वो अच्छा, वहां ठीक से है, डिसअपियर हो जाती है सर डिसअपेयर हो जाते हैं। पूरा चलिए data। ठीक है, मान लेते हैं। तो मतलब ऐसे रहता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चला रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो रोम से निकलकर जो मेमोरी, मतलब जो भी डाटा है वो रोम हम्म। से रैम के लिए अंदर आ जाता है वो, ताकि एकदम एक्सेस कर सके उसे डायरेक्टली। तो इस ओके वजह से रैम में जो भी डाटा होता है वो फास्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ओके, है ना? आप लोगों ने काफी हद तक सही बोला, बट एक बेसिक चीज आप सबसे भूल गए ना, जो फर्स्ट फर्स्ट मतलब प्राइमरी डिफरेंस है दोनों के बीच में। रैंडम Sir, एक्सेस में RAM can be basically edited or can be modified by the user, but ROM is the only read-only memory, so it cannot be edited by the user anyway. बिल्कुल ठीक, यही एक मेन डिफरेंस है कि जो रोम मेमोरी होती है वो मैन्युफैक्चर डिफाइंड होती है ना? आप बेसिकली डेवलपर मोड में जाके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट अगेन रोम में आप चेंज नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड और राइट दोनों कर सकते हो, है ना? रोम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रोम में जो मेमोरी बेसिकली डाल दी गई, जो आपका प्रोग्राम डाल दिया गया, जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर डाल दी गई, जिस एड्रेस पे डाली है वो उसी एड्रेस पे पड़ी रहेगी। आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते उस चीज के लिए ना, वो फिक्स्ड है वहाँ पे, है ना? एक ना स्टैंप लगा दिया गया है वहाँ पे कि वो ऐसी रहेगी, बस वैसी ही रहेगी हमेशा के लिए, अनलेस अनटिल वो खराब हो जाए। एक और चीज बोली थी उन्होंने कि वोलेटाइल, किसने बोली थी वोलेटाइल वाला बात? यस सर। राइट, रागिब। तो रागिब, इस वोलेटाइल एक ये तो प्रॉब्लम है ना कि पावर अगर हम बंद कर दें तो रैम में से सब कुछ गायब हो जाता यस सर। है ना? तो इसको ओवरकम करने के लिए एक सॉल्यूशन दिया था इन्होंने। इट इज नॉट इन, ना इससे रिलेटेड नहीं है, एक जनरल चीज मैं पूछ रहा हूँ। एक सॉल्यूशन है इसका करने के लिए कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से ना वो चीज ना जाए, वो उसके अंदर होल्ड हो जाए अगर आप पावर बंद कर दें। कंप्यूटर्स में होता है वो फंक्शन। सर हार्ड डिस्क होता है स्लीप ना। मोड में हार्ड डिस्क तो होता ही यार, उसमें तो रैम भी होती है, रोम भी। हाँ, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, वो तो उसके अंदर है उसके अंदर प्रोग्राम, तो स्लीप लेकिन मोड वो में जाता है ना तो हार्ड कंप्यूटर। डिस्क पर इंस्ट्रक्शंस, हमेशा रिमूव नहीं होता है ना। रैम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है ना एग्जीक्यूट, है ना? हार्ड डिस्क के अंदर डाटा होता है, डिफरेंस है। तो वो तो हमेशा पावर ऑन हुआ वो हमेशा होल्ड करके रखता है ना उसमें, किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ, हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा होता है, वो राइट कर दिया वहाँ पे, है ना? डिलीट कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लेकिन अभी हम रैम और रोम के अंदर ना बेसिकली क्या होती है, आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, टेम्पररी स्टोरेज होती है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। एक उन्होंने बोला बिल्कुल रागिब ने कि वोलेटाइल इन नेचर होती है। इस वोलेटाइल इन नेचर की अब जैसे आपने पावर ऑफ करी ना, कि वो रैम में से ना सब कुछ फ्लश आउट हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, या फिर अगर आप नहीं चाहते कि आपको वो जब पावर ऑफ करें तो वो फ्लश आउट हो, तो एक फंक्शन दिया है इन्होंने कंप्यूटर्स में। कभी ये स्लीप देखा मोड उस चीज होता है को? वो। स्लीप मोड, ओके। ये स्लीप सेम मोड, काइंड ऑफ। स्लीप मोड में लेकिन पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर बंद हो जाता है ना फहद? एक बार ट्राई करके देखिएगा। स्लीप मोड में आप पावर ऑफ नहीं करते हो, इज दैट सो? ऐसे ही है ना? यस यस एक और यस। मोड होता है, कौन सा होता है स्लीप मोड के अलावा? उसी के नीचे दिया होता है हाइबरनेशन, सर वो होता सुने? है, क्या नाम है, हाइबरनेशन। है ना? यस हाइबरनेशन में क्या होता है? सर, मतलब ऑफ तो हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जैसे खोलते हैं तो लौट के फिर
मेमोरी स्टोर रहती है मतलब वो हाँ बिल्कुल, जो एनर्जी भी कुछ कंटिन्यूस होता है ना ट्रांसफर कर आपका, देता है। बिल्कुल आपका जो भी आपने जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन चल रही है ना, वो एज इट इज उसको ना कॉपी कर लेता है और होल्ड कर लेता है उसके अंदर। और जब आप रेज्यूम करते हो तो वो जो मेमोरी है वो वहीं से एग्जैक्टली उसको वहां से उठा लेता है, पिकअप कर लेता है। ये चीज हम आगे, इसका कुछ पार्ट हम आगे देखेंगे इसके अंदर भी, वो बेसिकली होता क्या है कि वो है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी फंक्शंस के अंदर कैसे रेज्यूम करता है उस चीज के लिए। एंड वी विल सी कुछ लेक्चर्स के बाद वो भी चीज हम देखते हैं कि बेसिकली वो होता कैसे है। So memory is the location where information is kept while not in current use, है ना, जो भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो वो तो है ही आपकी रैम है रोम के अंदर। Memory is a collection of storage devices. Usually each storage device holds one bit. Also, in most kinds of memory, these storage devices are grouped in groups of 8. These 8 storage locations can only be accessed together. So one can only read or write in terms of bytes to and from the memory. Memory is usually measured by the number of bytes it can hold. It is measured in kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. तो आई थिंक सबको पता ही होगा, है ना। So last में it produces ना for the user to see the result, the execution of the program, the result must be presented in the human readable form। ना मशीन लैंग्वेज है, अगर आपको 011010 की फॉर्म में आपको कुछ है ना आउटपुट दे दिया जाए तो आप समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपको मतलब आप बहुत ज्यादा है ना गीक पर्सन हो, तो आप ना पूरा इन्वॉल्व हो इस चीज के अंदर, आप समझ जाते हो ना, सिर्फ उसी चीज में काम कर रहे हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड। आपने याद कर लिया है मशीन लैंग्वेज में क्या होती है ना, बहुत अच्छी तरह से रात को बैठ के ना रट के आपने वो चीज याद कर लिया, देन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड। बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू टू अंडरस्टैंड द कि उसका जो आउटपुट आ रही है। तो प्रोड्यूसेस फॉर द यूजर उसको रीडेबल फॉर्म में लेके जाता है और आउटपुट पे देता है। आउटपुट कुछ भी हो सकती है आपकी, एक पेपर प्रिंटर होता है, प्रिंट करके देना चाहो आप, एलईडीज होती हैं या फिर ना स्क्रीन्स, हाँ एलईडीज वगैरह स्क्रीन्स हो गई, एलसीडीज हो गई। तो यू कैन ऑलवेज सी दैट थिंग, आउटपुट प्रोड्यूसेस द आउटपुट, वो एक रीडेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देता है, जो कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो लेट्स मेक दिस, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर की, उसको हम एक ब्लॉक में बना के देखते हैं, एक लार्जर पिक्चर को एक छोटे से ब्लॉक में देते हैं। एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसके अंदर हमारी कोई एक इनपुट डिवाइस जहाँ से हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, हमारा कोई आउटपुट डिवाइस होगा जहाँ पे हम आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप रीड कर सकते हो, है ना। आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, जब तक आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर उसको फायदा क्या परफॉर्म करने का, हमें हमें कुछ आउटपुट चाहिए उसका। ए प्लस बी अगर सिंपल एडिशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू सी, सी हमें पता होना चाहिए सी आएगा क्या। अगर आप वो देख ही नहीं पा रहे हो, आप उसको ले ही नहीं पा रहे हो, करेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, अनलेस एंड अनटिल आप उसको फर्दर किसी चीज में यूज कर रहे हो। उसके लिए भी आपको ब्रेक करके टर्मिनेट करके वहां पे देखना पड़ेगा कि भाई आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो अगेन इट हैज सम इनपुट डिवाइस, सम आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी डिवाइस। कुछ ना कुछ मेमोरी इसके अंदर होगी जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ डाटा स्टोर होगा, जाके आप ले सकते हो जब आपकी रैम या फिर रोम आपकी बेसिकली यूज ना हो रही हो, या फिर आपने वहां पे कुछ स्टोर करना चाहते हो कहीं पर भी। सो अगेन अब इस लेट्स सी, अब इस माइक्रो प्रोसेसर को तोड़ते हैं कि इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। हमने देखा एक बिगर पिक्चर तो हमने देख ली भाई, हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो कि एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक आउटपुट होगी और एक मेमोरी होगी। अब एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो लेट्स सी व्हाट्स इन दिस माइक्रो प्रोसेसर। So basically, a microprocessor is made up of three main units. The first one is the arithmetic and logical units, जो कि perform करता है operations, और control unit जो कि आपकी instructions को execute करने में help करता है, कोई भी आपकी instructions है, and the array of registers for holding the data while it is being manipulated, है ना। कोई register है उसके अंदर, जो भी आप डाटा दे रहे हो ना, operations कर रहे हो, जैसे हम accumulator हो गया, कोई registers हो गए ना, B register, C register, तो वो registers जो कि help करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ना। फाइनली डाटा वहां पे पिक कर रहे हो टेम्पररी रजिस्टर से, टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज से, और एग्जीक्यूट करके आप रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो वी हैव द सम रजिस्टर्स, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सॉरी, एंड द कंट्रोल यूनिट। तो लेट्स मेक दिस थिंग। हमारे पास एएलयू है, हमारे पास रजिस्टर अर्रे एंड द कंट्रोलर, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, एंड वी हैव द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड वी हैव सम मेमोरी। अब इन सब को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा इसार अहमद? हम सर माइक्रो बसेस। हाँ बसेस। अब बस क्या करती है? सर वो जो है इसमें से आपका मैसेज वगैरह जो होता है बिट्स वगैरह ट्रेवल करती है बसेस के ओके थ्रू। ओके, कभी बस देखी है आपने? ये सर वायर ही होती है आई थिंक, ओके, लाइक वायर वायर। की तरह ही होती है। कभी कंप्यूटर, यस सर। कभी कंप्यूटर खोल के देखिएगा, उसके अंदर ना एक
पतली सी ना एक नंबर ऑफ कहना चाहिए वायर्स के साथ एक कनेक्टेड एक स्ट्रिप होती है, तो दैट इज नोन एज द बस। कभी देखा है किसी ने? यस सर, Yes, यस सर, sir. देखा वो है ना, व्हाइट Yes, कलर sir. की सी होती है, नहीं व्हाइट नहीं, आई थिंक ग्रे कलर की होती है, बिल्कुल No, sir, नहीं देखा। व्हाइट एंड ग्रे कुछ डल सी ऐसी कलर का होता है वो। ओके, सो दैट इज व्हाट द बस इज। तो इन सब चीजें माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द रैम, ये सारी चीजें बसेस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर टू एंड फ्रो, हाईवे है बेसिकली, इस रास्ता है जहाँ से वो डाटा ट्रांसफर होना है। सो मेमोरी बेसिकली, अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट, है ना, जैसे हमने पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी कुछ होता है, हम इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे हैं, या जो भी माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करेगा, या फिर किसी भी उसमें एनालॉग में हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो 0 एंड 1 को ही अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप कुछ प्रोवाइड करते हो तो दे आर सम कन्वर्टर्स जो कि आपको उस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देंगे, असेंबलर्स हैं जो कि आपको उस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देंगे। समझना उसने फाइनली मशीन फॉर्मेट में ही है, 0 एंड 1 में। सो इट प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर व्हेनेवर इट इज नीडेड, जब भी उसको जरूरत होती है। उस मेमोरी में मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा, वो उस एड्रेस को देखता है, अच्छा जो इस एड्रेस पे कुछ भी पड़ा है, जो भी कुछ पड़ा हुआ है, वो उस एड्रेस से लेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा, है ना। एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम आगे भी देखेंगे कि एड्रेस बेसिकली उस डाटा का जो वहां पे पड़ा हुआ है उसका वो पता है बेसिकली। Usually there is a memory subsystem in a microprocessor based system. This system includes the register inside the microprocessor, जहाँ पे temporary storage करता है, जब आप डाटा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें temporary storage होगा। Read only memory used to store information that does not change, जैसे कि आप लोगों ने बोला। And random access memory that is used basically for the read and write memory and used to store information supplied by the user such as programs and data। तो ये हम इसको रीड भी कर सकते हैं ना, प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि एक बार राइट कर दिया तो फिर दोबारा आप राइट नहीं कर सकते हैं। कुछ माइक्रोप्रोसेसर ऐसे भी होते हैं, एक बार बंद कर लिया तो आप उसको ना फ्लश आउट करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप डिफरेंट वेज होते हैं उसको फ्लश आउट करने के लिए, जल्दी से एक सिंपल वे में आप ओवरराइट नहीं कर सकते, जैसे आप पेन ड्राइव में करते हो या फिर सीडी राइट में करते हो। इवन नॉन राइटेबल जो सीडीज आती है उसमें अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ एक बार राइटेबल होती है, बट दे आर सम अगेन माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं जिनको रिरेज करना सिंपल इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। वो कई बार उस प्रोसेस को खराब भी हो जाते हैं कई बार माइक्रोप्रोसेसर्स हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर, बिकॉज उनकी वो क्या कहना चाहिए मोनोपोली है कि भाई वो कैसे आपको यूजर को देना चाहे, वन टाइम यूज देना चाहते हैं या फिर आप मल्टीपल टाइम इसको यूज करना चाहते, वो एक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं उसको राइट करने का या नहीं करने का। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर कि उसको वो कैसे ना कहना चाहिए मोनेटाइज करना चाहता है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को। सो वी हैव सर्टेन मेमोरी एड्रेसेस, है ना। कोई भी मेमोरी है, वो मेमोरी को एक चंक ऑफ डाटा, एक बहुत बड़ी मेमोरी है, तो उस मेमोरीज को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफाइन कर देते हैं ना, तोड़ देते हैं उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी मेमोरी को अंदर। तो एड्रेस रेंजेस आती है हमारी, लेटर सपोज हमारा 16 बिट की मेमोरी है 0000 से FFFF तक, तो इस पूरी मेमोरी को तोड़ दिया गया। फर्स्ट मेमोरी इज द फर्स्ट पार्ट इज 00 से 3FF। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये एक एड्रेस EEPROM की रैम है। वी हैव सर्टेन बफर 3FFF से 4400 जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है ये चीज। अगेन देयर इज अ सेकंड रैम चिप 440 से 5FFFF तक। देन रैम 2 इज 6000 से लेकर 8FFF तक, 9000 से लेकर A3 रैम 3 एंड रैम 4। आप किस एड्रेस पे, किस मेमोरी रैम पे आप कुछ देना चाहते हो, देन यू कैन इजीली वहां पे आप उसको दे सकते हो और वहां से पिकअप कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। जो रैम वगैरह जो होती है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कि ना, कि बाल्टी के अंदर आप पानी डाल रहे हो तो पानी वापस ऊपर से ही निकाल रहे हो या फिर नीचे आपने टैप लगा दिया और नीचे से निकाल रहे हो ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना। तो आपने अगर साइमल्टेनियसली कोई बीच में से डाटा उठाना है तो इट विल बी डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम साइमल्टेनियसली हम 2 रैम भी यूज कर सकते हैं कि रैम 3 यूज किया, रैम 4 यूज किया, एंड देन वी कैन साइमल्टेनियसली एक्सेस द डाटा फ्रॉम रैम 3 एंड रैम 4। ऊपर से हम निकाल सकते हैं, फिर लास्ट इन फर्स्ट जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अब एक इसमें एक चीज दिख रही है आपकी, एक ना ये एक येलो कलर की स्ट्रिप दिख रही है, इसको हम बफर भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये चीज फाइंड आउट करनी है, आपका होमवर्क है कि व्हाई वी नीड दिस बफर, ये बफर क्यों इंपॉर्टेंट है
और हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्यों प्रोवाइड कर दी जाती है ये चीज। ओके, ढूंढ पाओगे इस चीज को? सर ट्राई करेंगे। ट्राई सर। ट्राई कीजिएगा, है ना, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बस कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं, आई थिंक बहुत कॉमन चीज है ये, जब आप ढूंढोगे तो इजिली मिल भी जाएगी। So to execute a program, the user enters its instructions in binary format into the memory. तो अगेन वही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। जस्ट अ मिनट। So basically the user enters instructions in the binary format into the memory. So the microprocessor then reads these instructions and whatever the data is needed from the memory, executes the instruction and places the results into the either in memory or produces it to an output device. So अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें माइक्रोप्रोसेसर में कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो क्या हायरार्की होगी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हायरार्की बेसिकली होगी हमारी फर्स्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसको फेच करना, उसको रीड करना, है ना। कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो आप, उसको आप फेच करोगे। फेच कर दिया आपने प्रोग्राम, ना आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम दिया, उसने ले लिया, फेच कर लिया उस इंस्ट्रक्शन को, ले ली भैया ये हमारा प्रोग्राम है, आपने बर्न आउट कर लिया। अब क्या करेगा, उसको नहीं पता मशीन को ये प्रोग्राम क्या कहता है, उसको वो क्या करेगा, डिकोड करेगा उस प्रोग्राम को, उसको समझने के लिए डिकोड करेगा। अब उसको समझ में आ गया, अच्छा ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये ऐड ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ये बाइनरी में ये होता है। उसने डिकोड कर लिया, मशीन ने समझ लिया। अब फाइनली उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन मॉडल किसी भी इंस्ट्रक्शन को, बेसिकली प्रोग्राम नहीं कहूंगा, सॉरी, अगर हम एक इंस्ट्रक्शन टू बी द प्रॉपर वर्ड कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करने के लिए एक 3 बेसिकली साइकिल्स हैं। द फर्स्ट इज फेचिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप फेच कर रहे हो, वो आप इंग्लिश में आपने दिया है ना, मूव ए बी, ऐड ए बी, तो उसको समझने के लिए वो माइक्रोप्रोसेसर उसको डिकोड करेगा। अब उसको समझ में आ गया, अच्छा हमें ये चीज करनी है, एंड देन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट्स इट एंड देन एग्जीक्यूट्स इट। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ये 3 स्टेप्स हमेशा ही परफॉर्म होंगे। सो दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यूड अंटिल ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड। सो machine language, the number of bits that form the word of a microprocessor is fixed for that particular processor. तो एक बेसिकली मशीन लैंग्वेज है कि, है ना, एक वर्ड प्रोवाइड किया गया है, एक फिक्स्ड वर्ड है बेसिकली, उसको पता है भैया 0 1 1 0 0 0 जो भी आपका परफॉर्म है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। एंड दिस बिट डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अगेन आपका एक 8 बिट का प्रोसेसर है, तो आपका जो कॉम्बिनेशंस जो होंगी वो 2⁸ 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तक प्रोवाइड कर सकती हैं 8085। बट जरूरी नहीं है 256 इंस्ट्रक्शंस हो, इंस्ट्रक्शंस हमारी कम होती हैं। अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं ये। हाउएवर इन मोस्ट माइक्रोप्रोसेसर नॉट ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कॉम्बिनेशंस हैं इतने, पॉसिबिलिटीज हैं इतनी, बट जरूरी नहीं है ये सारी पॉसिबिलिटीज वो ना कि 100% ऑप्टिमाइज, 100% वो यूटिलाइजेशन ले सके उस प्रोसेसर का, या फिर उसने डिफाइन कर दी है। ये सिर्फ एक मैक्सिमम उसकी लिमिट है कि भैया इतने कॉम्बिनेशन 256 कॉम्बिनेशन तक वो कर सकता है। मे बी वो 250 यूज कर रहा हो, बट 257 नहीं कर पाएगा, 250 कर लेगा, 240 कर लेगा, 230 कर लेगा, या फिर 5 10 15 20 कर सकता है, लेकिन 256 से ऊपर कभी नहीं कर पाएगा। ये इसकी एक लिमिटेशन है। हाउएवर इन मोस्ट माइक्रोप्रोसेसर्स नॉट ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। Certain patterns are chosen and assigned specific meanings, है ना। एक पैटर्न ले लिया, जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन का पैटर्न बताया, मूव ए कॉमा बी, ये एक पैटर्न है। इसमें कुछ ना कुछ आपका इसका मशीन लैंग्वेज में एक कुछ ना कुछ एक बाइनरी डिजिट नंबर होगा, एक जो डिकोड किया हो गया होगा, एंड देन वो एक असाइन पैटर्न है भैया, वो असाइन पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर के लिए। सो ईच ऑफ दिस पैटर्न्स फॉर्म्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर द माइक्रोप्रोसेसर। द कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न्स मेक्स अप द माइक्रोप्रोसेसर मशीन लैंग्वेज। ये जो पैटर्न्स डिफाइन कर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, वही आपकी एक मशीन लैंग्वेज कहलाई जाती है। सो इन 8085 इज एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, जैसे कि हम शुरू से अभी देखते ही आ रहे हैं, 2 लेक्चर्स में हमने देखा ये चीज। सो द 8085 uses a total of 246 bit patterns
to form its instruction set, and these 246 patterns represent only 74 instructions, है ना. 74 instructions ही पैटर्न को डिफाइन कर लेते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट अस सपोज मूव ए कॉमा बी या फिर मूव सी कॉमा ए, दोनों में मूव हो रही है, इंस्ट्रक्शंस दोनों सेम है, बट इसके रजिस्टर्स डिफरेंट हो गए. ए कॉमा बी एंड सी कॉमा ए, इंस्ट्रक्शन सेम थी बट जो रजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट हो गए. तो क्या होगा, हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा. सिमिलरली ऐसे ये चीज डिफाइन की गई है उन्होंने रजिस्टर्स की ना, कि कौन कौन से रजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशंस उन्होंने डिफाइन कर दिया माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कि ये कॉम्बिनेशन है, ये पैटर्न है, इंस्ट्रक्शन वही है, कर वही चीज रही है, लेकिन किस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वो चीज आपका पैटर्न डिफाइन हो गया. उसने वो इंस्ट्रक्शन सेट ए कॉमा बी या सी कॉमा ए, ये चीज उसने डिफाइन कर दी इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर. इसकी एक एक पैटर्न नहीं होगा, एक बाइनरी नंबर नहीं होगा उसका, ये बाइनरी नंबर दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे, बस हाँ इंस्ट्रक्शन एक ही है, मूव कर रहा है डाटा को. The reason for the difference is that some instructions have multiple different formats, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी चीज, because it is very difficult to enter a bit patterns correctly. They are usually entered in hexadecimal instead of the binary, है ना. वो हम अभी कल भी हम देख रहे थे, जो भी नंबर होता है ना, वो हम हमेशा जो आप लैंग्वेज परफॉर्म करते हो वो हमेशा ही आप हेक्साडेसिमल में परफॉर्म कीजिएगा. कभी बाइनरी में तो वो समझ करोगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ लैंग्वेजेस में आपको डिफाइन करना पड़ता है, अच्छा ये बाइनरी है. बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ दे रहे हो हेक्साडेसिमल लगा दीजिए, वो हेक्साडेसिमल में ही लेगा. यूजली सारी जो रिकमेंडेड है, बेसिकली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड आप हेक्साडेसिमल में ही प्रोग्रामिंग कीजिए. एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपका 3C कोई इंस्ट्रक्शन है, 3C हेक्साडेसिमल में है. इसका मतलब हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट द नंबर इन द रजिस्टर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर का जो नंबर है INR A, तो वो उसका एक आपका जो हेक्साडेसिमल में उसका कन्वर्जन जब आप करेंगे वो 3C आएगा, और जब आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो 000001100 आएगा. 3C आई थिंक ये तो सिंपल कन्वर्जन है इन द बाइनरी कोड 3C का. तो हम ये चीज अभी लैब में भी देखेंगे कि बेसिकली ये एक टेबल दिया गया है, एक लुकअप टेबल है बेसिकली, कि हर एक इंस्ट्रक्शन का ना जो आपका मशीन लैंग्वेज मशीन कोड जो है बेसिकली वो क्या कैसे आप फाइंड आउट करते हैं. वी विल सी इन द लैब ये चीज कैसे देखेंगे. पूरा लुकअप टेबल है, आई विल शेयर दैट इन द क्लासरूम एंड वी कैन सी ऑल दिस कि बेसिकली कैसे वर्क करता है ये चीज. Entering the instruction usually using hexadecimal is quite easier than entering the binary combinations, है ना. इतना लंबा 100111110 एक 0 का 1 बन गया गलती से आपका ना, है ना, टाइपोग्राफिकल एरर आ गई तो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाएगी. तो इट्स बेटर, तो इट इज बेटर टू यूज इन द हेक्साडेसिमल, है ना. 0 to 16 के बीच में आप यूज करो. हेक्साडेसिमल किस किस के बीच में होता है, कितना सबसे लोअर बिट कौन सी होती है, हायर बिट कौन सी होती है, हिफ्जा बताओगे. So 1 to 16 sir. हाँ हिफ्जा, हिफ्जा यस सर. क्या होता है, मिनिमम कौन सा होता है और मैक्सिमम क्या होती है उसका. So can you repeat the question? ओके, हेक्साडेसिमल जो नंबर आप कन्वर्जन करते हो उसमें लोएस्ट नंबर कौन सा होता है, तो हाईएस्ट कौन सा होता है, अगर आप सिंगल उसकी बात करो तो. सर लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 16. लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 16. कभी हेक्साडेसिमल में 16 देखा है आपने. सर वो उसमें ए और बी में आ जाते हैं. ए और बी में आता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है. एफ. रिपीट करोगे जोर से. एफ. एफ मींस इन डेसिमल. सर 16. 16 और 15. 15 तक जाता है. सर 15. 15 तक जाता है. और लोएस्ट क्या जाता है. 0 से शुरू होता है सर, 0 से शुरू होता है 15 तक जाता है. बिल्कुल 0 से शुरू होता है 15 तक जाता है. ये याद रखिएगा ना, डिजिटल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. अगर यही नहीं पता होगा तो हमेशा एरर करते चले जाओगे आप. 1 से स्टार्ट नहीं होता है, बिल्कुल 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 15 तक जाता है. टोटल 16 है बिकॉज 0 इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट थिंग. So entering the instruction using hexadecimal is quite easier than entering the binary combination. However, it is difficult to understand what a program written in hexadecimal does. So hexadecimal में भी इन प्रॉब्लम होती है. तो हम क्या करते हैं, एक अपनी सिंबॉलिक कोड इंस्ट्रक्शन है ना, जैसे हमने मूव की बात करी, जैसे हमने INR A की बात करी, यहाँ पे इंक्रीमेंट A की बात करी, तो INR A समझना थोड़ा इजी है, याद करना आसान है कंपेरेटिव टू 3C, है ना. आपको भी शायद लगता होगा अगर आप INR A लिखे और 3C लिखे, और अगर थोड़ा सा भी बंदा स्मार्ट है तो समझ लेगा INR का मतलब क्या हो सकता है यार. अरिथमेटिक एंड लॉजिक में INR मतलब इंक्रीमेंट, मे बी आप ये चीज कोड कर पाओ. लेकिन अगर आपको 3C दे देगा आपको सामने, तो आप अगर आपने नहीं याद किया होगा या आपको नहीं पता होगा तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर. अच्छा 3C का मतलब INR A होता है. सो
ईच कंपनी डिफाइंस अ सिंबॉलिक कोड फॉर द इंस्ट्रक्शंस। अगर जैसे मैंने अभी बात करी, ये जो सिंबॉलिक कोड्स हैं, है ना, जैसे 8085 का एक अलग डाटा शीट है, 8086 की अलग डाटा शीट है कि क्या इंस्ट्रक्शंस है और उसका सिंबॉलिक कोड क्या है, बेसिकली हेक्साडेसिमल में वो क्या होता है उसका मतलब। तो वो हर एक कंपनी ने अपनी डाटा शीट में या फिर लुकअप टेबल में उन्होंने डिफाइंड कर दिया है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। एंड दीज कोड्स आर कॉल्ड न्यूमोनिक्स। जो आप कोड्स लिख रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक्स। The mnemonic for each instruction is usually a group of letters that suggest the operation performed. जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो न्यूमोनिक्स उसका बेसिकली वो ग्रुप ऑफ लेटर्स बेसिकली एक डिनोट करते हैं उसके अंदर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है, ऐड वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक हमारा 001111100, आई थिंक ये लंबा सा एक कोड है, मुझे भी बोलना नहीं पड़ रहा है, मुश्किल आ रही है। सो दिस ट्रांसलेट टू 3C in hexadecimal and its meaning is INRA. INRA stands for increment register and A is short for the accumulator. जैसे कि हम अभी लैब में ये बात की थी, A is the short form the accumulator. सब कुछ जो भी कुछ होता है वो एक्यूमुलेटर में ही होता है, unless and until specified. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आपकी जो भी परफॉर्म ऑपरेशंस हो रहे हैं वो हम एक्यूमुलेटर में ही करते हैं ज्यादातर। Another example is 1000000, so which translates to 8D। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ बी। एड बी याद करना ज्यादा आसान है, 80 थोड़ा मुश्किल, और ये 1000 तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो इट विल बी इजियर फॉर दिस, है ना। आपके पास ऐड भी उन्होंने डिफाइन कर दिया डाटा शीट के अंदर, एंड यू कैन लुकअप टेबल से आप निकाल सकते हो कि अच्छा इसका मतलब 80 होता है, एंड देन 80 आपका कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज मतलब जो आपका बाइनरी फॉर्म में मशीन लैंग्वेज जो है वो उसको रीड आउट करके परफॉर्म करती है, एग्जीक्यूट करके आपको डिकोड कर सकती है, इजीली डिकोड कर लेती है। एंड रजिस्टर बी टू द एक्यूमुलेटर, देन कीप द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर। इसका मतलब यही होता है ऐड, जैसे हमने कल भी देखा था कि जो बी और एक्यूमुलेटर का जो बेसिकली एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा पड़ा है और बी के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उन दोनों को एडिशन करेगा और फाइनल रिजल्ट को हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर सेव कर देगा। दैट इज व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन इज मीन अबाउट। इसमें क्या करेगा इंक्रीमेंट ए के अंदर, कोई बता सकता है? इसार अहमद, अभी हमने बताया था वैसे INRA का मतलब क्या हुआ, क्या करा होगा इसके अंदर, एक्सप्लेन कर सकते हो इसार अहमद? यस सर। INRA क्या कर रहा होगा सर? इंक्रीमेंट कर देगा सर, जो रजिस्टर्स में जो आपका डाटा है उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा। एक इंक्रीमेंट करेगा और फाइनल रिजल्ट कहाँ पे जाएगा? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में सर। एक्यूमुलेटर में, है ना, ठीक है ना। साकिब ने बता दिया शायद इसलिए, या फिर आपको पता था? सर वो कल बताया था आप सर, कल अच्छा बताया याद था। था, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा बहुत याद था। चलिए थोड़ा बहुत ही याद होना चाहिए। So it is important to remember that the machine language and its associated assembly language are completely machine dependent, and in other words why they are not transferable from one microprocessor or a different one। जैसे कि मैं भी ये बात कर रहा था कि हर एक माइक्रोप्रोसेसर का एक अपना ही एक इंस्ट्रक्शन सेट होती है, 2 इंस्ट्रक्शन सेट आप आपस में शफल नहीं कर सकते। अगर शफल करोगे तो फिर वो कुछ और ही एब्रप्ट रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। So for example, Motorola has an 8-bit microprocessor called the 6800. The 8085 machine language is very different from that of this 6800. So is the assembly language। दोनों की machine language different है, assembly language है ना, user defined है, एक अपनी propriety है। propriety क्यों की जाती है? क्योंकि क्या करना है भैया कि क्या करते हैं आप, एक ना 8085 में आपने प्रोग्राम लिख लिया, आपका प्रोसेसर खराब हो गया 8085, अब मार्केट डाउन हुई, इसने क्या किया भैया कि मोटोरोला का प्रोसेसर सस्ता आने लगा या फिर आपको सेकंड हैंड मिल गया कहीं से प्रोसेसर, तो अब उसकी प्रोप्राइटी है वो कंपनी की। आप उस सॉफ्टवेयर को ना या फिर उस प्रोग्राम को उस मोटोरोला के अंदर आप यूज ना कर सको, इसलिए कंपनी ने बोला भैया कि हम तो अपना ही बनाएंगे, आपका वाला यूज नहीं करेंगे हम, आप कुछ ही कर लीजिए। जैसे कि एप्पल ने अपनी एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया कि आप एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, एप्पल के अलग से ही सॉफ्टवेयर होंगे, उसकी एक प्रोप्राइटी है। क्यों होगी? क्योंकि यार वो अपना एक मार्केट वैल्यू, एक मार्केट बनाना चाह रहा है कि भैया एप्पल के अंदर ना आप यही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, काम कर सकता है बिकॉज आपको प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मोबाइल का जैसे है एंड्रॉइड बेस्ड है वो, आई थिंक जो भी होगा, आई डोंट नो, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का, तो वो उसका अपना प्रोप्राइटी है, आप उसका प्रोग्राम उसमें यूज करना चाहोगे वो यूज नहीं कर पाओगे उसका ना, क्योंकि उसने उससे अर्निंग करनी है ना, एक मोनेटाइज करना है अपनी उस चीज को, किस तरह से मोनेटाइज कर सके, इसी रीजन की वजह से इन लोगों ने अपनी अपनी एक इंस्ट्रक्शन सेट दे दी गई। और क्यों ना दे, बिकॉज अगर 8085 वाला मेहनत कर रहा है इंटेल इंस्ट्रक्शन डिफाइन करने में, तो मोटोरोला तो उसका बना बनाई ना खिचड़ी खा रहा है वो उस चीज को, है ना, गाजर का हलवा खा ही रहा है, उसने बनाया, मेहनत उसने करी, मोटोरोला उसने
कहना चाहिए, एक्सप्लॉइट कर लिया उस चीज के लिए, उस चीज को। तो दे डिफाइन दिस थिंग कि कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, कर सकते थे बट दे डिडंट डू दैट थिंग। तो उनको उसको प्रॉफिटेबल लगा चीज के लिए। So assembling the program. So how does assembly language get translated? Okay, we will do this in the next lecture, assembling the program. No? I think it's 9:52. Let's stop here. Assembling the program. यहाँ से हम कल खुद next lecture में देखते हैं। Stop here and take the attendance. किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? नो सर। नहीं, अच्छा।